सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिस्ट्री की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिस्ट्री की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो है गुप्त साम्राज्य। क्या पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों? गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को ध्यान से देखना। मुझे उम्मीद है आपके लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, यानी गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? तो आप कहेंगे मैंने आपको पिछली क्लास में विदेशी शासकों के बारे में बताया था। ठीक है, ये मुझे उम्मीद आपको याद होगा। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण शासक। श्रीगुप्त था सबसे पहले। देखिए, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आप कहेंगे श्रीगुप्त ने की। उसके बाद घटोत्कच हुआ, चंद्रगुप्त फर्स्ट हुआ, समुद्रगुप्त हुआ। हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। दो क्वेश्चन आपके तैयार हुए। कौन सा? पहला, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आप कहेंगे श्रीगुप्त ने की। किसने की? श्रीगुप्त ने की। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आप बताएंगे विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, मैं आपको यहीं पे एक चीज बता देता हूँ। गुप्त साम्राज्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, भारत साहित्य इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ये याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो आप कहेंगे गुप्त साम्राज्य को भारतीय साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। याद रखेंगे, बिल्कुल, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब जान लेते हैं परिचय के बारे में। हम दोस्तों वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपोर्टेंट शासक है। मैंने आपको बता दिया गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे श्रीगुप्त ने की। किसने की? श्रीगुप्त ने की। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आप बताएंगे विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। अब दोस्तों सबसे पहले गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे। गुप्त शासक कौन थे? कुषाणों के शासक थे। कुषाणों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो आप कहेंगे कनिष्क था। तो ये वही कुषाण है जिसका शासक कनिष्क था, और उनके सामंत कौन थे? गुप्त थे। कौन थे? गुप्त उनके सामंत थे। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। गुप्त शासकों को वैश्य वंश से संबंधित माना जाता है। किससे माना जाता है? वैश्य वंश से संबंधित माना जाता है। ये क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्लास मैंने आपको ऋग्वेद पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था 4 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ब्राह्मण वंश, एक होता है क्षत्रिय वर्ण, एक होता है वैश्य वर्ण, और एक होता है शूद्र वर्ण। तो 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण वंश, क्षत्रिय वंश, शूद्र वंश और वैश्य वर्ण। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो गुप्त शासकों को वैश्य वर्ण से संबंधित माना जाता है। ठीक है, संस्थापक कौन है गुप्त साम्राज्य के? तो मैंने आपको बता दिया, श्रीगुप्त है। कौन है? श्रीगुप्त है, जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। जिसको पता कहां से चलता है हमको दोस्तों? ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है, जिसमें इसने अपना नाम आदिराज के नाम से लिखा है। क्या लिखा है? आदिराज के नाम से लिखा है। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? तो आप कहेंगे महाराजा की उपाधि धारण की। ठीक है, ताम्रपत्र अभिलेख से हमें इसका नाम आदिराज भी प्राप्त होता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अन्य प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये तो हमने पढ़ लिया, बस श्रीगुप्त क्या है? संस्थापक है। इससे आपको इतना याद रखना है, और ये याद रखनी है इसने कौन सी उपाधि धारण की। ठीक है, बाकी याद नहीं रखना। अब हम इंपोर्टेंट शासकों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो हमारे लिए इंपोर्टेंट शासक है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। ये गलत लिखा हुआ है, प्रथम हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम कौन है? हमारे लिए इंपोर्टेंट शासक है। ठीक है, देखिए गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। लेकिन गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट है। कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट है। ठीक है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक और प्रथम स्वतंत्र शासक कौन?
प्रथम स्वतंत्र शासक था चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये दोस्तों जो गुप्त साम्राज्य के लोग हैं ये क्या करते हैं, ये उपाधियां धारण की हैं। जैसे श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की, अधिराज की उपाधि धारण की, ऐसे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किसकी उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसकी की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। राज्याभिषेक के जब इसने अपना राज्याभिषेक किया उसी समय इसने गुप्त संवत चलाई। क्या चलाई, गुप्त संवत चलाई। तो गुप्त संवत कब से प्रारंभ मानी जाती है, 319 एडी से। कब से, 319 एडी से गुप्त संवत प्रारंभ मानी जाती है। याद रखेंगे, बिल्कुल। ठीक है, आरंभ होता है। चांदी के सिक्कों का प्रचलन भी इसी के समय था। क्या था, चांदी के सिक्कों का प्रचलन भी इसी के समय था। याद रखेंगे, बिल्कुल। अब जान लेते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में। जितना मैंने आपको श्रीगुप्त से पढ़ाया, चंद्रगुप्त फर्स्ट से पढ़ाया, आप उतना याद रखेंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त से जान लेते हैं क्या क्या इंपोर्टेंट है। 335 ईस्वी में ये शासक बना। 335 ईस्वी में ये शासक बना। इसने कौन सी उपाधि धारण की, तो आप कहेंगे पराक्रमक उपाधि धारण की, अश्वमेघ कर्ता उपाधि धारण की, परम भागवत उपाधि धारण की, कविराज उपाधि धारण की। इसने कविराज की उपाधि क्यों धारण की दोस्तों, तो क्योंकि इसको कविराज इसलिए माना जाता है, देखिए अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा। लगभग 20 शासकों को पराजित किया, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा है, विंसेंट स्मिथ ने कहा है। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार है। जब ये नेपोलियन का इतिहास लिख रहे थे ना, तब इन्होंने देखा कि नेपोलियन ही जैसा एक समुद्रगुप्त नाम का शासक जो हिंदुस्तान में हुआ था, उसने भी लगभग 20 शासकों को पराजित किया था भारत में, तो ये भी नेपोलियन है। तो उसको इन्होंने क्या किया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। क्या कहा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा विंसेंट स्मिथ ने। याद रखेंगे, बिल्कुल एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इनके दरबारी कवि कौन थे, हरिशैन था। कौन था, हरिशैन था। ठीक है, जिसने प्रयाग या इलाहाबाद परिस्थिति की रचना की। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। सिक्कों का वीणा वादन इस पर मिलता है। क्या मिलता है, सिक्कों पर वीणा वादन मिलता है, जिससे पता चलता है ये संगीत प्रेमी है। क्या पता चलता है, संगीत प्रेमी है। देखिए इसीलिए इसको कविराज की उपाधि धारण की है। समुद्रगुप्त जो इसके सिक्के हैं ना, उस पे ये वीणा बजाता हुआ दिखाई देता है। क्या देता है, वीणा बजाता हुआ दिखाई देता है। इससे माना जाता है ये मतलब कवि था, संगीत प्रेमी था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख। क्या, समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चलता है इसकी पत्नी का नाम क्या है, दत्ता देवी है। क्या है, दत्ता देवी है। इसने एरण जो है ना, इसका एरण वो समुद्रगुप्त का भोगनगर था। भोगनगर क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे राजा महाराजा आराम फरमाते हैं उसको भोगनगर कहते हैं। तो एरण जो है समुद्रगुप्त का भोगनगर था। क्या था, समुद्रगुप्त का भोगनगर था। याद रखेंगे, बिल्कुल। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है इसकी जो उपाधियां है ना, उनको आप अवश्य याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको दोस्तों क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य कहा जाता है। आपने सुनी होंगी ना विक्रम बेताल की कहानियां दोस्तों, ये वही वाला चंद्रगुप्त है। कौन सा दोस्तों, विक्रम बेताल की आपने कहानी सुनी होंगी काफी, तो ये वही वाला विक्रम है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त फर्स्ट नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसने दोस्तों 380 ईस्वी में ये शासक बना। गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। मैंने आपको कहा दिया, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी के समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को क्या कहा जाता है, गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखेंगे, बिल्कुल। उपाधियां कौन कौन सी धारण की, तो आप कहेंगे विक्रमादित्य उपाधि धारण की। कब की, शकों को पराजित करने के बाद इसने ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, उज्जैनीय पुराविधीश्वर की उपाधि धारण की, चंद्र की उपाधि धारण की, परम भागवत की उपाधि धारण की, शकादी की उपाधि धारण की, और आदि बहुत सारी उपाधियां इसने धारण की। आपको याद क्या क्या रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, और कब की, शकों को पराजित करने के बाद की। उज्जैनी पूर्व विद्यास्वर की उपाधि धारण की, चंद्र की उपाधि धारण की, और परम भागवत की उपाधि धारण की, और शकादी की उपाधि धारण की। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। राजधानियां कौन कौन सी थी इसकी, दो राजधानियां थी। कौन सी, दो राजधानियां थी। एक तो पाटलिपुत्र थी, एक उज्जैनी थी। कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी, एक उज्जैनी थी। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। ये पूछा जाता है। वैवाहिक संबंध क्या थे, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से इसने विवाह किया। किससे,
नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से इसका विवाह हुआ, जिससे इसकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था प्रभावती। ये मैंने आपको जब बताया था वाकाटक शासन, जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना, तब मैंने आपको बताया था कि रुद्रसेन से द्वितीय से किसका विवाह हुआ, प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रभावती गुप्त नामक एक कन्या हुई जिसका इसका विवाह किससे कर दिया, वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से इसने इसका विवाह कर दिया। याद रखेंगे बिल्कुल। चीनी यात्री फायन, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चीनी यात्री फायन किसके दरबार में भारत आया, किसके समय में भारत आया, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। कौन, फायन, कौन, फायन, याद रखेंगे बिल्कुल। और ये लगभग कितने साल रहा, तो आप कहेंगे 15 साल रहा। लगभग कितने साल रहा भारत में, 15 वर्ष तक ये भारत में रहा था। ये भी पूछा जाता है कि फायन भारत में लगभग कितने वर्षों तक रहा, तो आप बताएंगे 15 वर्षों तक रहा था। ठीक है, दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। कितने थे, 9 रत्न थे। अभी हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 9 रत्नों में से कौन सा एक नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं था। ठीक है, वो पूछे जाते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। राजकवि कौन थे, तो आप बताएंगे शाब। कौन थे, शाब। शाब इसके दरबार में राजकवि थे, याद रखेंगे। ठीक है, फायन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फायन दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री आया। क्या दोस्तों, फायन जो है एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, याद रखेंगे बिल्कुल। इसने एक पुस्तक लिखी जिसको फू यू मीकिल कहते हैं, मतलब या को स्यू यू की भी कहा जाता है। ठीक है, चांडालों का प्रथम वर्णन इसी से मिलता है। किससे मिलता है, इसकी जो पुस्तक है उसी में चांडालों का प्रथम वर्णन मिलता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चांडालों का प्रथम वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे फायन की पुस्तक सीयूकी से प्राप्त होता है। ठीक है, ने पाटलिपुत्र में इसने विनिमय का माध्यम बताया कोटी। क्या बताया, कोडी। कोडी एक जो वो होती है सिक्का, उसको कोटी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, उसका इसने माध्यम बताया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न कौन कौन से थे, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से नोट करेंगे अपनी नोटबुक में कौन कौन से इसके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, सबसे प्रमुख जो दरबारी कवि था वो था कालिदास। जो सबसे प्रमुख नवरत्नों में से एक था वो था कालिदास, जो कि सबसे प्रमुख नवरत्न था। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद धन्वंतरी था जो कि एक चिकित्सक था। कौन था, चिकित्सक था धन्वंतरी। काफी पूछा जाता है धन्वंतरी से एग्जाम में। ठीक है, वराहमिहिर। वराहमिहिर कौन थे, खगोल शास्त्री तथा ज्योतिषी थे। कौन थे, खगोल शास्त्री तथा ज्योतिषी थे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वराहमिहिर जो थे वो किस संबंध से थे, किससे संबंध रखते थे, तो आप बताएंगे खगोल शास्त्री तथा ज्योतिषी से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद अमर सिंह। अमर सिंह भी 9 रत्नों में से एक था जो कि कोषकार था। कोषकार क्या होता है, डिक्शनरी निर्माणकर्ता। जो डिक्शनरी होती है ना, उनके निर्माणकर्ता को कोषकार कहा जाता है, अमर सिंह। छपड़क था, काफी पूछा जाता है। छपड़क कौन था, फलित ज्योतिषी था। कौन था, ज्योतिषी था छपड़क। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। शंकु था, कौन था, शकु था, जो कि वास्तुकार था। कौन था, वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर था। ठीक है, वेताल भट्ट, ये तो काफी पूछा जाता है, आपको याद भी होगा। मैंने आपको बताया वेताल, विक्रम और बेताल की कहानी है, तो ये वही वेताल भट्ट है जो कि एक जादूगर था। क्या था, एक जादूगर था वेताल भट्ट। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। घटकपर कौन था, घटकपर ये कौन था, कूटनीतिज्ञ था। कौन था, कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, वर्रुचि। वर्रुचि काफी पूछा जाता है, कौन था, व्याकरणाचार्य था। कौन था, व्याकरणाचार्य था। ठीक है, ये 9 रत्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के, मैंने आपको बता दिए। आप इंपोर्टेंट करके नोट कर लेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। फायन के बारे में बता दिया, जो जो इंपॉर्टेंट है आप नोट कर लेंगे कि फायन किसके दरबार में भारत आया, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, और ये कहाँ का यात्री था, चीनी यात्री था। इसकी पुस्तक का नाम भी याद रखेंगे, और चांडालों का जो प्रथम वर्णन है वो इसी की पुस्तक से मिलता है। ठीक है, चलिए, बाकी आप चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों के बारे में तो याद रखेंगे। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं दोस्तों कुमारगुप्त के बारे में। क्या, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए इनकी ये जो मैंने वर्ष दिया ना, आप इनको जरूर याद रखेंगे। जिस जिसकी इंपोर्टेंट है उनकी मैंने लिख दी है, जिसकी इंपोर्टेंट नहीं है आप उनकी नहीं याद रखेंगे। ठीक है, कुमारगुप्त से बस 2 बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, 2 बातें। एक तो इसकी उपाधि याद रखनी है। इसने कौन सी उपाधि धारण की, महेंद्रादित्य। कौन सी, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की, और शकादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, इसने 2 उपाधियां धारण की, महेंद्रादित्य, शकादित्य। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे कुमारगुप्त ने की। किसने की, कुमारगुप्त ने की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की,
तो आप बताएंगे कुमारगुप्त ने की। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल, ये काफी पूछा जाता है। ठीक है, इससे बस दो चीजें याद रखनी है। क्या? इसने उपाधि धारण कौन सी की? महेंद्रदादित्य शकादित्य। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे कुमारगुप्त ने की। ठीक है, नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में क्या क्या याद रखना है दोस्तों? स्कंदगुप्त की उपाधियां धारण याद रखनी है। कौन सी की? क्रमादित्य, उसने महेंद्रादित्य, इसने क्रमादित्य और शकरूपाम। ठीक है, दो उपाधियां इसने धारण की। सबसे इंपॉर्टेंट, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया किसने? स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। ठीक है, हुणों का आक्रमण इसी के समय हुआ। किसका? हुणों का आक्रमण इसी के समय हुआ। काफी पूछा जाता है कि हुणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य में किसके समय हुआ? तो आप बताएंगे स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है भानुगुप्त। भानुगुप्त से क्या क्या याद रखना है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख जो मैंने आपको पढ़ा दिया था 510 ईस्वी से ज्ञात होता है कि भानुगुप्त का सेनापति गोपराज हुणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया तथा उसकी पत्नी सती हो गई। ये भी भानुगुप्त भी मारा गया, वो जब सेनापति मारा गया ये भी मारा गया। तो भानुगुप्त के जो एरन अभिलेख है ना, इससे ज्ञात होता है कि भानुगुप्त का सेनापति गोपराज हुणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया तथा उसकी पत्नी सती हो गई थी। ये पता लगता है एरन अभिलेख से। ठीक है, एरन अभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेख के साक्ष्य है। मैंने आपको जब एरन अभिलेख बताया था तभी बताया था कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आप बताएंगे एरन अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। ठीक है, याद बिल्कुल भानुगुप्त के बारे में बिल्कुल समझ में आ गया हुआ। अंतिम शासक कौन था गुप्त साम्राज्य का? तो आप बताएंगे विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य था, इतना मैंने आपको बता दिया। जितने उनके संस्थापक थे, उनके राजा थे, सबके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया जो जो इंपोर्टेंट थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते, पर ज्यादा नहीं पूछे जाते। आप एक बार नोट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो एक नंबर भी हमारा नहीं छूटना चाहिए ना, इसलिए आप इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, देश को क्या कहते थे? गोपन कहते थे या गोपत्री कहते थे। जो देश होता है ना, मतलब गुप्त साम्राज्य जिसमें राज करता था, उसको गोपना या गोपत्री कहा जाता था। भुक्ति क्या होता था? उपरिक को भुक्ति कहते थे। क्या कहते थे? उपरिक को भुक्ति कहते थे। ठीक है, विषय को क्या कहते थे? जो विषय का अध्यक्ष होता था उसको विषयपति कहा जाता था, और जो पेट का अध्यक्ष होता था उसको पेटपति कहा जाता था। ठीक है, और जो ग्राम का अध्यक्ष होता था उसको ग्रामपति या ग्रामिक कहा जाता था। ये दोस्तों वैसे ही है जैसे मैंने आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ाया था, जिसमें उनकी जो वो थी व्यवस्था वो भी ऐसे ही थी। ठीक है, 5 भागों में ही विभाजित थी। ऐसे ही गुप्तकालीन व्यवस्था भी 5 भागों में विभाजित है। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रशासन। अब जान लेते हैं केंद्रीय प्रशासन के बारे में। ठीक है, चलिए। शासन का प्रमुख कौन होता था? शासक का प्रमुख होता था राजा। कौन था? राजा होता था। ठीक है, गुप्तकालीन प्रमुख मंत्रियों के बारे में जान लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। कुमारमात्य क्या होता था? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। अब ये कुमारमात्य कौन है दोस्तों? कुमारमात्य राजा का जो पुत्र होता है ना, उसी को तो कुमार कहते हैं। आप बताइए, राजा के पुत्र को ही तो कुमार कहते हैं, तो उसको कुमारमात्य कहा जाता था, जो कि सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। ठीक है, महादंड नायक युद्ध एवं न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दंडापाशिक कौन होता था? सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था। कौन होता था? सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था। ठीक है, नेक्स्ट है महासंधि विग्रह। ये कौन होता था? शांति एवं विदेशी नीति का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, महाबली अधिकृत कौन होता था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन होता था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, अग्रहारी कौन होता था? अग्रहारी कौन होता था? दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों गुप्तकालीन समाज के बारे में। किसके बारे में? गुप्तकालीन समाज के बारे में। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था इस समय गुप्त काल में। जन्म आधारित थी। जो कैसी थी? जन्म आधारित थी। मतलब जो ब्राह्मण के पुत्र में जन्म होगा, ब्राह्मण के घर में जन्म होगा, वो ब्राह्मण ही होगा। जो क्षत्रिय के घर में जन्म लेगा वो क्षत्रिय ही होगा। तो ये क्या थी? जन्म आधारित थी, ना कि कर्म आधारित थी। ठीक है, ब्राह्मणों को ग्रामदान दिया जाता था, ये भी गुप्त काल से पता चलता है। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? गलत लिखा हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो स्त्रियों की स्थिति ऐसी थी, उनको पुराण सुनने का अधिकार था। क्या था? पुराण सुनने का अधिकार था। पर्दा प्रथा प्रचलन में थी। ठीक है, सती प्रथा भी प्रचलन में थी, और बाल विवाह भी प्रचलन में था।
ये सब था गुप्त शासक में, ठीक है। उसके बाद स्त्रियों की स्थिति जो थी आप जान सकते हैं, दैनिक स्थितियां थी, मतलब स्त्रियों को गुप्त काल के समय क्या माना जाता था, अपनी जो निजी संपत्ति है वो माना जाता था, ठीक है। आज के समय भी माना जाता है पर अलग है। एक थी देवी प्रथा, देवदासी प्रथा, क्या देवदासी प्रथा भी स्त्रियों की प्रचलन में थी, ठीक है। इस समय गुप्तकालीन शासक में देवदासी प्रथा, पुराणों का सुनने का अधिकार था उन लोगों के पास, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब प्रचलन में थी, ठीक है। और स्त्रियों को जो है गुप्त काल के समय निजी संपत्ति माना जाता था, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। क्या गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था, ठीक है, यानी कि लगभग 20 से 25% ये जो होता है ना उतना होता था, ठीक है। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी, कौन कौन सी थी, क्षेत्र थी, क्षेत्र क्या कहते थे, क्षेत्र को कहते थे कृषि करने योग्य भूमि, क्या कहते थे, कृषि करने योग्य भूमि कहा जाता था। वास्तु, इसको क्या कहता था, वास करने योग्य, मतलब रहने योग्य जो भूमि होती थी उसको वास्तु कहा जाता था। चारागाह भूमि किसको कहा जाता था, जहाँ पे पशुओं के चरने के योग्य जो भूमि होती थी उसको चारागाह कहा जाता था, ठीक है। शेल क्या होता था, शेल होता था ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती, ठीक है, मतलब कि जो बंजर होती है ऐसी भूमि को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपराध। अपराध किसको कहा जाता है, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको क्या कहा जाता था, अपराध कहा जाता था, ठीक है। आजकल आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि एग्जाम हार्ड होते जा रहे हैं, तो यह याद रखना है अपराध ये भी पूछ सकता है कि ऐसी भूमि जो जंगली होती थी गुप्त काल के समय उसको क्या कहा जाता था, तो आप बताएंगे अपराध कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अपराध कहा जाता था, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, इतना याद रखेंगे बिल्कुल। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। क्या था, गुप्त काल में उज्जैन जो था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा जाता था। गुप्त काल ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की, ये भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनता है, किसने की, गुप्त राजाओं ने की। इनका जो स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था गुप्त काल के समय, दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है गुप्त काल के धर्म के बारे में जान लेते हैं। गुप्तकालीन राजा किस धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। राज्य के चिन्ह क्या था, गरुड़ था। क्या था, गरुड़ था। देखिए वैष्णव धर्म को मानेंगे तो उनका राज्य के चिन्ह क्या होगा, आप ही सोच के देखिए, विष्णु से ही संबंधित होगा, या तो शेषनाग होगा या कुछ और होगा, तो इनका विष्णु चिन्ह क्या था, इनका राज्य के चिन्ह था गरुड़। क्या था, गरुड़, ठीक है। भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार इनके समय कौन सा माना जाता था, वराह अवतार। किसको माना जाता था, वराह अवतार को सबसे लोकप्रिय अवतार माना जाता था, ठीक है। त्रिमूर्ति पूजा की भी यहाँ पे प्रचलन था, त्रिमूर्ति पूजा का भी प्रचलन था। त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इनकी जो पूजा है वो भी होती थी, याद रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। गुप्तकालीन शासक थे, जितने संभव थे मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए, आप इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और आपको लगेगा कि गुप्तकालीन शासक में जितने जितने इंपॉर्टेंट थे सब मैंने आपको करा दिए। इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार क्लास को फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है दोस्तों। वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप वैसे नहीं मिलता, लिंक ओपन नहीं होती, तो आप टेलीग्राम में जाइए, सर्च कीजिए सार्थक कोचिंग क्लासेस, तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। वहां से PDF डाउनलोड करना, फिर अपने हाथों से नोट्स बनाना, ठीक है। नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि जब तक आप नोट्स बनाएंगे ना दोस्तों तो आधी चीजें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। आपको लगेगा कि इसमें याद करने के लिए तो बस कुछ ही बचा है, बाकी तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नोट्स अवश्य बनाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।